हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर ऑफिशियल में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। पिछली क्लासों में हमने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास जो है मौर्योत्तर काल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में देसी ब्राह्मण राज्य और विदेशी ब्राह्मण राज्य को देखेंगे। इसमें क्या होता है, ये पहले भारत पे शासन करते हैं पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, जिसमें आपका शुंग होता है, कण्व होता है, सातवाहन और बाकाटक और चेदी होता है। और यहाँ पे जो विदेशी आक्रमण होते हैं, जैसे कि हिंद यवन शासक आएंगे, शक आएंगे, पहलव आएंगे, कुषाण आएंगे, ऐसे बहुत सारे शासक यहाँ पे रूल करने आएंगे। तो इनको हमको बेसिकली पढ़ना है। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। सारा कुछ इतने क्लियर और क्रिस्टल वे में आपको समझ आएगा। ऐसा इतिहास में, यूट्यूब के इतिहास में आपने ऐसा इतिहास कभी नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा दावा है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक मैं करा चुका हूँ। प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, बौद्ध और जैन धर्म, ये सारा कुछ मैं करा चुका हूँ। और ये टॉपिक महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष, सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, ये आज हमारा क्या है चल रहा है। अगली क्लास में हम विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है मौर्योत्तर काल, जिसमें हमने आपको बता दिया, एक तरफ देसी ब्राह्मण राज्य, एक तरफ आपके विदेशी ब्राह्मण राज्य आपके रूल करेंगे आगे। तो ये हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं देसी ब्राह्मण राज्य के बारे में, जो पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र में आएंगे। इसमें सबसे पहले शुंग वंश आएगा, जो भारत पे जो मौर्य है ना, मौर्यों के बाद रूल करने वाला यही आपका एक बनने वाला है। उसके बाद कण्व वंश आएगा, सातवाहन, बाकाटक और चेदी, ये पढ़ेंगे और ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या है शुंग वंश, बहुत ही शानदार तरीके से देखिए मैंने कितने अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। क्या है शुंग वंश। शुंग देखिए क्या है ना, मूलतः ये उज्जैन की ब्राह्मण जाति हुआ करते थे। और इसके जो प्रमुख शासक हैं, इसमें सबसे पहले जो शासक आएगा पुष्यमित्र शुंग आएगा, अग्निमित्र आएगा, वसुज्येष्ठ आएगा, फिर वसुमित्र, भागभद्र, देवभूति, ये क्रमशः शासक आपके इस पे रूल करने वाले हैं। तो इनको ही हमको पढ़ना है। इनमें से हमको इम्पोर्टेंट शासक पढ़ना है जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी आपको ये क्रम याद रखना है। क्या है पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भागभद्र, देवभूति, ये क्रम तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और देखते हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो कि 185 BC से 149 BC तक शासन करता है। और मैंने आपको मौर्य काल में ये पढ़ाया था कि मौर्य काल का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके, ये उसका मंत्री होता है, उसकी हत्या कर देता है, नए वंश की स्थापना करता है। कौन से वंश की? शुंग वंश की स्थापना करता है। तो संस्थापक क्या है? पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके आता है। इनकी राजधानी दोस्तों विदिशा हुआ करती थी और इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत हुआ करती थी, ठीक है। अब इसके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे पतंजलि। ये पूछा जाता है कि पतंजलि किसके दरबार के कवि थे, किसके दरबार में रहते थे? तो वो यहीं पे रहते थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और इनका क्या है ना, इनके एक रचना है योग शास्त्र, एक इनकी रचना है महाभाष्य। ये दो इनकी रचनाएं बहुत ही फेमस हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इनको आप रट लीजिए। योग शास्त्र पतंजलि और आपकी महाभाष्य, ये भी आपकी पतंजलि की। देखिए महाभाष्य जो रचना है ना, वो पाणिनि के अष्टाध्यायी से प्रेरित होकर इन्होंने लिखा है, ठीक है। और ये जो पतंजलि हैं, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। किसके लिए? पुष्यमित्र शुंग के लिए इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। यवनों ने चित्तौड़ के पास माध्यमिका नगरी और अवध पर आक्रमण किए, तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया, उनको विफल कर दिया था। तो ये बात याद रखना, पुष्यमित्र के काल में यवन आक्रमण होते हैं चित्तौड़ के पास, माध्यमिका नगरी पर और अवध पर, तो ये क्या कर देता है, उनको हरा देता है। और इसने क्या है ना, वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति पर क्या किया, इसने पुनरुत्थान किया। मतलब इसको बहुत क्या किया, एक तरीके से प्रचार और प्रसार किया, वैदिक धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान किया। इसने क्या किया था, अशोक ने जो 84,000 स्तूपाज बनवाए थे ना बौद्ध धर्म के, उनको तुड़वा दिया। और बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसने बहुत सारे बौद्धों को मारा था, बहुत सारे बुद्धिस्ट को इनने कत्ल करवा दिया था, स्तूपाज को तुड़वा दिया था। तो ये शुंग जो आपका पुष्यमित्र शुंग है ना, शुंग वंश का, ये बहुत खतरनाक हुआ था बौद्धों के लिए, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन कहते हैं कि फिर भी इसने क्या है, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या तो करवाई, लेकिन फिर भी इसने क्या है, कहते हैं कि सांची
का जो महास्तूप है उसमें लकड़ी की जो वेदिका थी ना उसको पत्थर का बनाया था, और भरहुत का जो स्तूप था सतना में उसका भी इसने निर्माण करवाया था। तो कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कभी इंसान का मन भी बदलता है। पहले इसने बहुत सारे बौद्धों को मारा, 84,000 स्तूपाज तुड़वाए, और फिर इसने क्या दिया, मतलब आदमी को कुछ कभी कभी एहसास हो जाता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो फिर इसने क्या किया, इसने ये सारे काम भी किए। वेदिका लकड़ी की थी उसको पत्थर का बनवाया, और महास्तूप जो भरहुत का स्तूप है उसका भी निर्माण इसने कराया था। ठीक है। अगला जो इनका शासक आता है ना शुंग वंश का, वो आपका आता है अग्निमित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए अग्निमित्र, अग्निमित्र के बारे में एक चीज आप याद रखना, एक विदर्भ का युद्ध होता है यज्ञसेन और अग्निमित्र का। ये यज्ञसेन को क्या करता है, ये हरा देता है, और यज्ञसेन को जब हरा देता है तो यज्ञसेन की एक चचेरी बहन होती है जिसका नाम होता है मालविका। मालविका से ये क्या कर लेता है, शादी कर लेता है अग्निमित्र। इनकी शादी हो जाती है मालविका और अग्निमित्र की। तो इसी मालविका और अग्निमित्र के ऊपर एक नाटक लिखा गया है कालिदास के द्वारा। कालिदास द्वारा एक नाटक रचित है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, यानी मालविका और अग्निमित्र। इनकी कहानी इसमें दी है, इनकी प्रेम कथा दी है। क्योंकि जब ये यज्ञसेन को हराता है ना तो इसकी वीरता को देख के इसकी चचेरी बहन मालविका इस पे क्या हो जाती है, मोहित हो जाती है और उसके प्रेम में पड़ जाती है, तभी तो इनकी शादी हो पाती है। कलिंग अभियान, ये अग्निमित्र क्या करता है ना, कलिंग अभियान भी करता है। अब कलिंग अभियान में क्या है, कलिंग पे उस टाइम पे चेदी या कलचुरी वंश का शासन था, तो ये कलिंग अभियान भी करता है, मतलब कलिंग पे युद्ध वगैरह करता है। और यहाँ पे चेदी या कलचुरी वंश का शासन था, और इस चेदी या कलचुरी वंश का जो संस्थापक होता है ना वो महामेघ वाहन होता है। क्या नाम है, महामेघ वाहन, ये आप याद रखना। कलचुरी वंश का संस्थापक महामेघ वाहन होता है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। और चेदी वंश का जो प्रतापी शासक होता है वो होता है खारवेल, और इसी खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख जारी कराया था। याद रखना कि हाथी गुफा अभिलेख आपका प्राकृत भाषा में है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो हाथी गुफा अभिलेख ये प्राकृत भाषा में है, ये बात आप याद रखना। और खारवेल ने जारी कराया था, खारवेल चेदी वंश का शासक था। याद रखना कहाँ पे, कलिंग, इसमें कलिंग प्रशासन की जानकारी दी गई है, कलिंग के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और इसी में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, भारतवर्ष का उल्लेख, ये शब्द पहली बार आपका यहाँ पे क्या प्रयोग होता है, भारतवर्ष शब्द का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे एक आता है भागभद्र। भागभद्र के दरबार में एक यूनानी राजा एंटियालकीड्स अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजता है। क्या है, भागभद्र के दरबार में एंटियालकीड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया और विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था। ये भागवत धर्म किससे संबंधित है, ये श्री कृष्ण से संबंधित है। गरुड़ स्तंभ इसने ही बनवाया था, ये बहुत बार पूछा जाता है, विदिशा में गरुड़ स्तंभ को किसने बनवाया था, तो हेलियोडोरस ने बनवाया था। उस समय शासक कौन था, भागभद्र था, और भागवत धर्म से ये प्रेरित होकर इसने ऐसा किया था। अच्छा, एक और शासक है देवभूति। ये क्या है, शुंग वंश का अंतिम शासक है, शुंग वंश का अंतिम शासक है। 73 BC में इसकी हत्या कौन कर देता है, वासुदेव कर देता है, और कण्व वंश की हत्या करता है। कण्व वंश की हत्या, मतलब हत्या नहीं, कण्व वंश की स्थापना करता है, मैं हत्या बोल रहा हूँ। कण्व वंश की क्या करता है, ये स्थापना करता है। किसकी हत्या करके, देवभूति की हत्या करके ये करता है। कौन करता है, वासुदेव करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अगला वंश पढ़ते हैं। अगला वंश हमारा क्या है, ये कण्व वंश है। ठीक है, कण्व वंश को देखते हैं तो इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ लेना है। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, वासुदेव ने की थी। किसकी हत्या करके, देवभूति की हत्या करके। देवभूति कौन था, शुंग वंश का शासक था। उसके बाद इसका अगला शासक आता है भूमिमित्र, अगला शासक नारायण आता है, और अगला शासक जो अंतिम होता है ना वो सुशर्मन होता है। लास्ट शासक इसका होता है सुशर्मन, ये अंतिम शासक होता है। अब इनके बारे में इतना आप जान लीजिए कि इनकी 2 राजधानियां थी, कण्वों की 2 राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। और अभी अभी आप बताइए, मैंने अभी आपको बताया था ना कि क्या कहते हैं, जो अभी मैंने पीछे कौन सा वंश पढ़ाया, बताइए आप, शुंग वंश पढ़ाया, तो शुंग वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, आप बताइए। तो उनकी राजधानी क्या थी, विदिशा राजधानी थी, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। तो इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों, इनकी राजधानी क्या थी, ये विदिशा थी। तो ये पॉइंट आप याद रखना, किसकी राजधानी क्या थी। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। कड़प वंश भी हमने देख लिया, इनकी पाटलिपुत्र और विदिशा दोनों ही राजधानी हुआ करती थी। अगला वंश हम देखते हैं क्या है, आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश को अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, आंध्र सातवाहन वंश जब भी आप पढ़ते हो ना तो बहुत सारे इसमें राजा आते हैं, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इनका शासक था वो कौन था, सिमुक था। कौन था, सिमुक इनका सबसे पहला शासक होता है। इसी ने तो क्या है, इसी ने तो जो सुशर्मा था ना उसकी हत्या की थी, कड़प वंश के शासक। फिर आता है सतकर्णी प्रथम, फिर हाल आता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुलवामी, यज्ञश्री पुलवामी, पुलवामी चतुर्थ, ऐसे बहुत सारे शासक आते हैं। कहते हैं इसमें बहुत सारे शासक हुआ थे, लगभग 30 शासक से प्लस इसमें शासक होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हमको यही आपके क्या है पढ़ने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एक शासक को पढ़ते हैं विद डिटेल, जितना डिटेल होगा उतना पढ़ेंगे। ठीक है, सिमुक ये संस्थापक था इसका, कड़प वंश के शासक, अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर दी थी इसने। और इनका जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था। ये कहाँ पे थे, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में इनका शासन हुआ करता था। कहाँ पे, ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका, ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है ये आपका क्या था, इन्हीं का था। इनकी जो नदी थी ना वो गोदावरी नदी के किनारे इनका शासन हुआ करता था। इनका जो शासन काल रहता है लगभग 300 वर्षों तक इनका शासन चलता है, 300 वर्षों तक शासन करते हैं। इनमें बहुत सारे राजा होते हैं। सातवाहन वंश अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे राजाओं की जानकारी ही नहीं हमको मिल पाती है कि कौन कौन राजा था, इसीलिए इसको अंधकार युग भी कहा जाता है। इनकी जो भाषा थी दोस्तों वो प्राकृत हुआ करती थी और लिपि इनकी ब्राह्मी हुआ करती थी। नहीं समझे, मतलब लिपि तो इनकी ब्राह्मी थी और भाषा प्राकृत थी। जैसे आपसे मैं बोलूँ लिपि और इस भाषा का क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने क्या लिखा, हिंदी लिखा। अब ये हिंदी आपका क्या है, ये देवनागरी लिपि में है ना। अब इसी हिंदी को मैं क्या करता हूँ, रोमन लिपि में लिख देता हूँ, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या हो गई, हिंदी। लेकिन ये लिपि क्या है, रोमन है। भाषा क्या है, हिंदी है, लिपि क्या है, रोमन है। ऐसे ही इनका था, इनकी भाषा तो प्राकृत थी लेकिन ये लिखते ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, और इनका धर्म जो था वो ब्राह्मण धर्म था। क्या धर्म था, ब्राह्मण धर्म इनका हुआ करता था। ठीक है, और इनकी जो जानकारी मिलती है ना वो नागनिका अभिलेख है, नासिक अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख जो अभी मैंने आपको बताया, कलिंग खारवेल ने जारी कराया था, प्राकृत भाषा में था, तो इनसे इनकी जानकारी मिलती है। पुराणों में इन्हें आंध्र कहा गया है, अभिलेख में इन्हें सातवाहन कहा गया है। अभिलेखों में इनकी जानकारी क्या मिलती है, सातवाहन है, और पुराणों में इनको आंध्र कहा गया है। तो इनका जो पड़ता है ना वो आंध्र सातवाहन वंश इनका नाम पड़ता है। तो मत्स्य पुराण है, बहुत सारे पुराण है, मत्स्य पुराण में इनकी जिक्र मिलती है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले शासक के बारे में देखते हैं, क्या है, सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम के बारे में जानिए। सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और एक इन्होंने क्या कराया था, राजसूय यज्ञ कराया था। तो ये आप याद रखना, नोट कर लेना कहीं पे अगर नोट्स बना रहे हो, नहीं तो आप क्लासें जब पूरी हो जाएंगी हमारी तो मैं आपको शानदार पीडीएफ इसकी दूंगा, बहुत ही जबरदस्त पीडीएफ इसकी मैं आपको दूंगा। पत्नी इनकी क्या थी, नागनिका, जो कि नागनिका के नाना घाट अभिलेख से जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है, नागनिका के नाना घाट अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इनकी पत्नी नागनिका थी। और ये नागनिका सतकर्णी, यहाँ से जानकारी एक और मिलती है कि सतकर्णी प्रथम ने भूमिदान की प्रथा चालू की थी, जो ब्राह्मण और बौद्धों को दी गई थी। मतलब भूमिदान भी ये देते थे। भूमिदान के बारे में मैं आपको बताऊं, कभी भी आपका क्वेश्चन आए भूमिदान के बारे में तो बेझिझक आप लगा देना किसका, आंध्र सातवाहन वंश को बेझिझक लगाना, इन्होंने ही भूमिदान को शुरुआत किया था। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री में एक और व्यक्ति आएंगे, विनोबा भावे, जो यही आंदोलन लेके आएंगे। विनोबा भावे भूमिदान आंदोलन लेके आएंगे, तो वो भी इसी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो यही आपके होते हैं। कौन होते हैं, सतकर्णी, इन्होंने ही आपका क्या है, भूमिदान चलाया था। इनकी राजधानी क्या थी, अमरावती थी। अमरावती आंध्र प्रदेश, अमरावती इनकी राजधानी थी। उपाधियां इनकी क्या थी, दक्षिणापत और प्रतिष्ठान पद। सतकर्णी प्रथम की उपाधि दक्षिणापतपति थी और प्रतिष्ठानपति थी। अन्य नाम इनका क्या मिलता है, एल्डर सैरागोन इनका नाम एक मिलता है, और ये पुस्तक में मिलता है किसमें, एक पुस्तक है पेरीप्लस ऑफ रेथियन से। ये ऐसी पुस्तकें कहते हैं, इसका आज तक कोई लेखक ही नहीं पता लगा कि ये लिखी किसने थी। अननोन राइटर के द्वारा ये एक पुस्तक लिखी गई थी
उसमें पुस्तक तो उसने लिखी, मतलब उसने अपना राइटर का नाम ही नहीं लिखा, तो पता ही नहीं चल पा रहा ये पुस्तक है किसकी एक्चुअल में। लेकिन इसी पुस्तक में इसका नाम दिया गया है एल्डर सैरागॉन। और इसी में क्या है, यूनान और मौर्य साम्राज्य के व्यापार की भी जानकारी हमको मिलती है। अगला शासक आता है दोस्तों हाल, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट शासक होता है आंध्र सातवाहन वंश का। और ये संस्कृत का प्रकांड पंडित था, बहुत बड़ा विद्वान था संस्कृत का, ठीक है। लेकिन इसकी जो रचना है ना वो गाथा सप्तशती है, जो कि इसकी प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में इसने रचना लिखी है, गाथा सप्तशती। लेकिन ये विद्वान किसका था? ये विद्वान था संस्कृत का। तो ये इसके बारे में याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं कि आप तो जानते हैं ये विद्वान है संस्कृत का, और इसकी रचना पूछ लेंगे ये किस भाषा में है, तो आप तो संस्कृत लगाओगे, लेकिन है क्या? प्राकृत भाषा में इसकी रचना है। इसके दो दरबारी कवि थे, एक आपका क्या था, सर्ववर्मन, जिसने कांत्रक और तांत्रक पुस्तक लिखी थी। कांत्रक और तांत्रक पुस्तक लिखी थी। कहीं कहीं पे मिलता है कांत्रक और तांत्रक, ये एक ही पुस्तक का नाम है, कहीं कहीं पे आपको मिलता है ये अलग अलग पुस्तकें हैं। तो आपको कांत्रक और तांत्रक याद रखना है, सर्ववर्मन की पुस्तक है, ठीक है। गुड़ाडे एक व्यक्ति मिलते हैं इसके दरबारी कवि, जिन्होंने बृहत कथा लिखी है। और गुड़ाडे की ही बृहत कथा पे आधारित दोस्तों आगे चल के विष्णु शर्मा एक पंचतंत्र लिखते हैं, जो कि बहुत फेमस कहानी बनती है। कहते हैं ना पंचतंत्र की कहानियां, तो बहुत फेमस आपकी कहानियां होती हैं पंचतंत्र की, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा रचित होती हैं। और ये पुस्तक क्या है? गाथा सप्तशती, जो कि आपकी हॉल ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कौन आता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी आता है। क्या है? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये इस वंश का 23वां शासक होता है। कौता शासक होता है? 23वां शासक होता है। और सबसे प्रतापी शासक कहें तो यही होता है इस वंश का, सबसे प्रतापी शासक। और सातवाहन वंश का इसको पुनर्संस्थापक कहा जाता है। कहते हैं कि यही सातवाहन वंश का पुनर्स्थापना करता है। जैसे आप देखते हो ना, आप मुगल काल में देखते तो अकबर क्या करता है ना, मुगल वंश की पुनर्स्थापना करता है, वैसे ही आपका क्या है, ये सातवाहन वंश की पुनर्स्थापना सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी करता है। अब इसके बारे में देखिए, ये इतनी सारी इसकी उपाधियां मिलती हैं हमको देखने को। देखिए कितनी उपाधियां हैं। इसको आदित्य ब्राह्मण कहा गया, और इसको एका ब्राह्मण, मतलब ऐसा कोई ब्राह्मण है ही नहीं, एक ही ब्राह्मण है ऐसा, तो एका ब्राह्मण, आदित्य ब्राह्मण, वेदों का आश्रयदाता इसको कहा गया, वर्ण व्यवस्था का रक्षक इसको कहा गया, त्रिसमुद्रपति इसको कहा गया, वेंकटक स्वामी इसको कहा गया। और ये त्रिसमुद्रपति इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसके घोड़े तीनों समुद्र का पानी पीते थे। कहते हैं कि तीनों समुद्र का पानी पीते थे। अब वो तीनों समुद्र कौन से हैं? जैसे आपका इंडिया का महापैसा है, तो इधर आपका क्या है, अरेबियन सी है, इधर आपका हिंद महासागर है, इधर आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये तीनों समुद्र का पानी पीते थे इसके घोड़े, ऐसा इसमें कहा जाता है, ठीक है। इसकी माता बलसरी, नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है इसकी माता बलसरी थी। और पुत्र के साथ क्या है, ये संयुक्त रूप से शासिका भी रही थी, मतलब ये इसके साथ संयुक्त रूप से शासिका भी रही थी। लेकिन यहाँ पे जो समाज देखने को मिलता है ना, इनके नामों के आगे सबके इस तरह के नाम हैं, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, बलसरी सतकर्णी, ऐसे नाम मिलते हैं। जैसे लगता है कि यहाँ पे ये माता को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। हो सकता है इनका समाज मातृसत्तात्मक रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका समाज क्या था, पितृसत्तात्मक ही था। लेकिन ये अपनी माँ को बहुत ज़्यादा इज्जत दिया करते थे, तो ये अपने नाम के आगे, इनके नाम के आगे ये लगाते थे, ठीक है। और मैंने बताया तीनों घोड़े जो थे इनके तीनों समुद्र का पानी पीते थे। और इसने शक शासक नैपान को हराया था। और इसकी जानकारी हमको जोगल थम्बी नासिक से मिले मृदभांडों से मिलती है। और 13,250 सिक्के मिलते हैं वहाँ से, जहाँ से हमको पता लगता है कि इसने क्या है, शक शासक नैपान को हराया था। जोगल थम्बी नासिक से ये मृदभांड भी मिले हैं, सिक्के भी 13,250 मिले हैं, जिन पे एक तरफ आपका क्या है, नैपान का नाम मिला है, और एक तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम मिला है। तो ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है, वशिष्ठी पुत्र पिलवामी, इसका पुलवामी नाम है, यहाँ पे गलत टाइप है, पुलवामी पिलवामी। तो इसको क्या कहते हैं, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी या वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी भी इसको कहते हैं। और ये जो है ना, इसकी उपाधि क्या है, आंध्र सम्राट इसको कहा गया है, दक्षिणा पथेश्वर इसको कहा गया है। तो ये इसकी उपाधियां आप याद रखना। अभिलेख कौन से मिले, नासिक का अभिलेख, कारले, अमरावती अभिलेख, ये इसके अभिलेख में जानकारी मिलती है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की या सतकर्णी की, ठीक है। और कहते हैं कि इसने क्या है ना, 2 पतवार वाली जहाज का चित्र था इसके सिक्कों पे। इसने सिक्के चलाए थे
जिसपे 2 पतवार वाली जहाज मतलब ऐसा चित्र उस पर बना था। इसे कादर्मक शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार हराया था। किसने हराया था? कादर्मक एक शक शासक था रुद्रदामन, जिसने इसे 2 बार हराया था। तो ये पहला ऐसा शासक है मुझे लगता है जो 2 बार इससे हार गया था। और हुआ क्या था, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था। एक तो रुद्रदामन ने इसको हराया 2 बार, और फिर रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह इसके पुत्र शिवश्री से कर दिया। इसके पुत्र शिवश्री से कर दिया। ये वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का पुत्र था शिवश्री, इनका विवाह हो जाता तो इनमें वैवाहिक संबंध हो जाते हैं। ठीक है। अगला शासक आता है यज्ञश्री सतकर्णी। अंतिम शक्तिशाली शासक होता है। ये अंतिम शासक नहीं है, ये अंतिम शक्तिशाली शासक है। और भी शासक आएंगे अभी आगे, लेकिन ये अंतिम पावरफुल आपका क्या है, रूलर होता है। इसके सिक्कों पे जलयान का चित्र मिला है, जल यात्रा और समुद्री व्यापार का प्रतीक। मतलब इन्होंने, इनका जो ट्रेड हुआ करता था ना, वो समुद्र व्यापार, जहाजों से व्यापार, तो इन पे ऐसे सिक्कों पे इनके चित्र मिलते हैं। और ये चित्र ही इनको दर्शाते हैं कि इनका विस्तार क्या था, इनका साम्राज्य क्या था। अगला शासक आता है पुलवामी चतुर्थ, और ये अंतिम शासक होता है। और इसके बाद विघटन होना स्टार्ट हो जाता है। और इन्हीं का विघटन होता है। तो विघटन होता है, एक विदर्भ का बाकाटक वंश निकल के आता है, एक अभीर वंश निकल के आता है दक्षिणी महाराष्ट्र का, जिसका संस्थापक ईश्वर सेन होता है। जो अभीर वंश है ना दक्षिण महाराष्ट्र का, इसका संस्थापक होता है ईश्वर सेन। और इन्हीं में से एक आंध्र प्रदेश का इक्ष्वाकु वंश निकल के आता है, जिसका संस्थापक होता है श्री शांतमूल। और इसी शांतमूल का उत्तराधिकारी होता है वीर पुरुष दत्त, जिसने नागा अर्जुनी कोंडा का स्तूप बनवाया था। तो नागा अर्जुनी कोंडा, यहाँ पे एक ही चीज इंपोर्टेंट मिलती है इक्ष्वाकु वंश से, कि नागा अर्जुनी कोंडा का जो स्तूप है ना, वो किसने बनवाया था? तो वो वीर पुरुष दत्त ने, और ये इक्ष्वाकु वंश ने बनवाया था। ठीक है। एक कर्नाटक का कदम्ब वंश निकल के आता है, कर्नाटक का कदम्ब वंश यहाँ पे निकल के आता है। तो ये आप याद रखना, कर्नाटक के कदम्ब वंश को, जिसमें क्या होता है ये, और ये क्या है ना, ये आंध्र सातवाहन वंश की ही शाखाएं हैं। जब ये विघटन होता है तभी ये निकल के आते हैं। ठीक है। तो ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य फैक्ट है जिनको हमको पढ़ना है। क्या है? सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे जो कि 500 ग्रेन के थे। तांबे, चांदी, कांसे, पोटीन के सिक्के भी चलाए थे। इनसे पूछा जाता है पोटीन के सिक्के किसने चलाए थे? तो आंध्र सातवाहनों ने चलाए थे। सातवाहन शासक सिक्के ढालने का शीशा रोम से मंगाते थे। सिक्का कहाँ से डालते थे? शीशे से। और शीशा कहाँ से मंगाते थे? रोम से। इस वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार कल्याण नामक बंदरगाह से करते थे। सातवाहनों की प्रशासनिक इकाइयां वही थी, मतलब प्रशासन व्यवस्था वही थी जो मौर्य काल में थी, जैसा कि मौर्यों में था, सेम टू सेम वैसा ही था। सेनापति को प्रांत यानी कि शासनाध्यक्ष या गवर्नर कहा जाता था। तो प्रांत का तो गवर्नर होता ही होता था, या शासनाध्यक्ष कहते थे। ग्रामीण शासक का जो प्रमुख होता था उसको गौलमिक कहते थे। बस ये आप याद रखना, ग्रामीण का जो शासक होता था उसको गौलमिक कहा जाता था। ठीक है। सातवाहन शासक ने उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य एक सेतु का काम किया। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य एक सेतु का काम करते हैं ये लोग, एक ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है। अब अगला जो आता है ना हमारा शासक, वो है बाकाटक वंश। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, बाकाटक वंश को पढ़ लेते हैं। क्या है? इसका जो संस्थापक है ना वो बिंद शक्ति होता है। और इसमें जो शासक हैं वो एक बार देख लीजिए, बिंद शक्ति होता है, फिर प्रवरसेन होता है, रुद्रसेन होता है, पृथ्वीसेन होता है, प्रवरसेन होता है, पृथ्वीसेन सेकंड होता है। ये शासक होते हैं। क्या है? बिंद शक्ति हो गया, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन फर्स्ट, प्रवरसेन सेकंड, पृथ्वीसेन सेकंड। ये इनके शासक होते हैं। क्षेत्र क्या होता है? दक्षिण भारत का इनका क्षेत्र होता है। बिंद शक्ति के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये इस वंश का संस्थापक है। 250 इकाई के लगभग ये इस वंश की स्थापना करता है। राजधानी इसकी क्या होती है? नंदीवर्धन। नागपुर की राजधानी होती है नंदीवर्धन। और इसके जो पूर्वज होते हैं वो सातवाहनों के अधीन होते हैं। क्या होते हैं? सातवाहनों के अधीन होते हैं, जो कि अभी हमने क्या है आपको पढ़ाया था ना, बाकाटक वंश। अभी हमने जो ये यहाँ पे देखा ना, ये सारी चीजें देखिए ना, ये हमने आपको बताया ना। ये देखिए, ये क्या है? ये सातवाहनों के अधीन होते हैं। बाकाटक वंश विदर्भ का बाकाटक वंश ये होता है। ठीक है। ये कहाँ के शासक थे? विदर्भ के शासक थे, जो अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले शासक के बारे में बात करते हैं। बिंद शक्ति को हमने देख लिया, ये संस्थापक था। प्रवरसेन प्रथम एकमात्र शासक
जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। ऐसा शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की एकमात्र ऐसा शासक होता है। पुराणों में इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुराणों के अनुसार पुराणों में जानकारी मिलती है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। प्रवरसेन के पश्चात क्या है, वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक होती है प्रधान शाखा और एक होती है वशीय शाखा। तो ये 2 शाखाएं इनकी बढ़ती हैं। अब देखिए प्रधान शाखा के जो शासक होते हैं उनको आप देख लीजिए। प्रधान शाखा के शासक रुद्रसेन होता है जो 335 से लेके 360 एडी तक आपका क्या है शासन करता है। फिर इसके बाद प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल रहता है 390 से 410 तक आपका ये रहता है। और 410 से आपका क्या है ना, 410 से आपका क्या है 440 तक आपका प्रवरसेन द्वितीय का आपका काल रहता है। नरेंद्र सेन 440 से आपका क्या है 460 एडी तक रहता है। प्रवरसेन पृथ्वीसेन द्वितीय आपका 460 से 480 तक आपका ये रहता है। तो ये आपके क्या है इस प्रधान शाखा के शासक हैं, इनको आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फैक्ट बनता है, जो आपका ये रुद्रसेन था ना, इसके बारे में समझेंगे यहाँ से। गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्ता का जो विवाह हुआ था ना वो रुद्रसेन से हुआ था। ये जो रुद्रसेन है इसी से जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, अगले शासकों में हम पढ़ेंगे, एक वंश आएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश में एक शासक आएगा चंद्रगुप्त सेकंड और उसकी पुत्री होती है प्रभावती गुप्ता, जिनका वो विवाह किससे कर देता है, इस रुद्रसेन से करता है, ठीक है। तो ये पैरेलल चल रहे थे सारे के सारे शासक। विवाह के कुछ समय पश्चात रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है और दोनों पुत्र उस टाइम पे क्या थे, अभयस्क थे, जैसे कि दिवाकर सेन और दामोदर सेन। ये 2 पुत्र थे प्रभावती गुप्ता के। तो ये तो अभी क्या थे, अभयस्क थे। उसके बाद क्या है, पृथ्वीसेन जो प्रधान शाखा का अंतिम शासक होता है, उसका राज्य वशीय शाखा के हरिसेन के हाथों में चला जाता है। मतलब शासन इतना कमजोर हो जाता है कि जो पृथ्वीसेन सेकंड होते हैं ना, उनको कौन हरा देता है, उनको हरा देता है ये हरिसेन हरा देता है और अपने हाथों में ये शासन ले लेता है, जो कि वशीय शाखा का होता वाकाटक वंश का ही है, ठीक है। अब देखते हैं वाकाटक जो है ना उनकी कला और साहित्य क्या था। देखिए जो प्रवरसेन द्वितीय था ना, उसने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। एक मराठी और प्राकृत काव्य की रचना की थी जिसका नाम था सेतुबंध की रचना करते हैं। और प्रवरसेन द्वितीय के सामंत आपके कौन थे, व्याघ्रदेव ने नैना कुठार पन्ना मंदिरों का निर्माण कराया था। कौन कौन से, नैना कुठार पन्ना, ये प्रवरसेन द्वितीय ने ही कराए थे। इनका जो सामंत था व्याघ्रदेव, उसने कराए थे, ठीक है। अजंता का 16वां और 17वां जो गुहा विहार है, अजंता जो है ना, अजंता की गुफाएं, उनमें आपका जो 16वां और जो 17वां आपका गुहा विहार है यानी बौद्ध विहार है, 19वें गुहा विहार का चैत्य का भी निर्माण इसने कराया था। एक तो 17वां और 16वां गुहा विहार बना हुआ है और आपका 19वें गुहा विहार का जो उसमें चैत्य है उसका भी निर्माण इसने कराया था। चैत्य क्या होते हैं, पूजा स्थल होते हैं, विहार क्या होते हैं, निवास स्थल होते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या कराए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। तो अगला वंश आता है चेदी वंश। अब ये चेदी वंश कौन था, चेदी वंश जो था ना ये उड़ीसा का था, कलिंग का था। कलिंग में चेदी वंश का उदय होता है। इसको कल्चुरी वंश भी कहते हैं। संस्थापक महामोघवाहन कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं महामेघवाहन लिखा हुआ है। और जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है जो कि प्राकृत भाषा का है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। जैन मुनियों के लिए उसने उदयगिरी पहाड़ियों में क्या है गुफाएं भी बनवाई थी, ठीक है। गुफाएं इन्होंने निर्माण कराई थी, कहाँ, उदयगिरी की पहाड़ियों में। किसने, खारवेल ने। तो ये हमारा क्या था, यहाँ तक का था। और कल हम अगली क्लास में ये सारे पढ़ेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण जो प्राचीन भारत काल में होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हम पढ़ेंगे। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो क्लास को जरूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, इतनी शानदार क्लासें मैं लेके आ रहा हूँ। और इसकी PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है महान सर ऑफिशियल के नाम से, आपको मिल जाएगा, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। आप टेलीग्राम पे जाना, आप वहाँ पे डालना महान सर ऑफिशियल, आपको चैनल मिल जाएगा, या फिर आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।